हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इस क्लास में सीडीपी के टॉप 30 प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक समस्या के लिए कई अद्वितीय विचारों या समाधानों को सोचना किस प्रकार का चिंतन कहलाता है? अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, संकीर्ण चिंतन या फिर आत्म केंद्रित चिंतन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, अपसारी चिंतन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार पारंपरिक नैतिकता के स्तर की क्या मुख्य विशेषता है? लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार पारंपरिक नैतिकता के स्तर की क्या मुख्य विशेषता है? सामाजिक नियमों की स्वीकृति और सही गलत से संबंधित समझ, केवल शारीरिक दंड से बचना, आत्म केंद्रित निर्णय लेना या फिर स्वाभाविक मानवीय अधिकार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक नियमों की स्वीकृति और सही गलत से संबंधित समझ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संरचनावादी रूपरेखा का केंद्रीय विचार क्या है? संरचनावादी रूपरेखा का केंद्रीय विचार क्या है? शिक्षार्थी केवल पाठ्य पुस्तक को रटकर सीखते हैं। शिक्षार्थी निष्क्रिय रूप से जानकारी ग्रहण करते हैं। शिक्षार्थी चीज़ों का अनुभव करके और उन पर चिंतन करके ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, या फिर पुरस्कार और दंड के माध्यम से सीखते हैं? तो तीसरे नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थी चीज़ों का अनुभव करके और उन पर चिंतन करके ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। चलिए चौथे नंबर प्रश्न की ओर। डिस्लेक्सिया से पीड़ित बच्चों में मुख्य रूप से कौन से लक्षण दिखाई देती है? डिस्लेक्सिया से पीड़ित बच्चों में मुख्य रूप से कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? बहुत तेज दौड़ना और खेलना, केवल गणना करने में त्रुटि करना, चित्रकला में अत्यधिक निपुण होना या फिर सही व धारा प्रवाह पढ़ने में समस्या, अक्षरों व शब्दों को उलट देना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, सही सही व धारा प्रवाह पढ़ने में समस्या, अक्षरों व शब्दों को उलट देना। चलिए अगले प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5। एक रचनावादी कक्षा किस विश्वास पर आधारित होती है? एक रचनावादी कक्षा किस विश्वास पर आधारित होती है? अधिगम तब होता है जब शिक्षार्थी ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। शिक्षा पूरी तरह शिक्षा केंद्रित होनी चाहिए। बच्चों को केवल पुरस्कार और दंड से ही सिखाया जा सकता है, या फिर बच्चे निष्क्रिय श्रोता मात्र हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, अधिगम तब होता है जब शिक्षार्थी ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। चलिए छठे नंबर प्रश्न की ओर। आंतरिक प्रेरणा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आंतरिक प्रेरणा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह केवल बाहरी पुरस्कार या इनाम के लिए होती है, या माता पिता के डर से पैदा होती है, इनमें किसी कार्य को करने की कोई इच्छा नहीं होती है, या फिर यह तब होती है जब आप किसी कार्य को पूर्ण करने हेतु आंतरिक रूप से प्रेरित या ऊर्जावान महसूस करते हैं? तो छठे नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह तब होती है जब आप किसी कार्य को पूर्ण करने हेतु आंतरिक रूप से प्रेरित या ऊर्जावान महसूस करते हैं। चलिए सातवें नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 की ओर। पियाजे के अनुसार किसी भी चीज़ का प्रतिनिधित्व करने हेतु मस्तिष्क में पहले से मौजूद मानसिक मॉडल या सूचना को पैकेट को क्या कहा जाता है? पियाजे के अनुसार किसी भी चीज़ का प्रतिनिधित्व करने हेतु मस्तिष्क में पहले से मौजूद मानसिक मॉडल या सूचना के पैकेट को क्या कहा जाता है? पाठ, संवेग, स्कीमा या फिर अनुकरण? तो सातवें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कीमा। चलिए आठवें नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8।
पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार समायोजन का क्या अर्थ है? नई सूचनाओं को बिना किसी बदलाव के स्वीकार करना, पुरानी बातों को पूरी तरह भूल जाना, केवल जैविक परिपक्वता पर प्राप्त करना, एक नए अनुभव से अनुरूप मौजूदा स्कीमा में संशोधन या बदलाव करना। तो 98 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, नए अनुभव के अनुरूप मौजूदा स्कीमा में संशोधन या बदलाव करना। चलिए 9वें नंबर प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 9 की ओर चलिए। एक शिक्षिका का अपने विद्यार्थियों से अपेक्षाओं का उनके अधिगम पर कैसा प्रभाव पड़ता है? एक शिक्षिका का अपने विद्यार्थियों से अपेक्षाओं का उनके अधिगम पर कैसा प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अधिगम पूरी तरह से रुक जाता है, यह केवल माता पिता के लिए महत्वपूर्ण है, या फिर उनकी अपेक्षाओं का विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, उनकी अपेक्षाओं का विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 11। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारतीय शिक्षा प्रणाली में 10+2 स्कूली पाठ्यक्रम को पुनर्गठित कर किस संरचना में बदल दिया गया है? 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली, 3+4+4+5 शिक्षा प्रणाली, या फिर 2+3+4+5 शिक्षा प्रणाली, या फिर 6+3+3+2 शिक्षा प्रणाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली में इसे बदल दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 12। एक रचनावादी कक्षा की गुणवत्ता उसके किस प्रवृत्ति में सबसे महत्वपूर्ण रूप से दिखाई देती है? संज्ञानात्मक प्रकृति, अत्यधिक अनुशासित प्रवृत्ति, मौन और निष्क्रिय प्रवृत्ति, या फिर परीक्षा केंद्रित प्रकृति? तो 12वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवादात्मक प्रकृति। संवादात्मक प्रकृति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 13। मानव विकास के संदर्भ में विकास को कैसा माना गया है? मानव विकास के संदर्भ में विकास को कैसा माना गया है? विकास पूरी तरह से अपरिवर्तनीय और स्थिर है। विकास एक संकुचित और एक आयामी प्रक्रिया है। विकास केवल आनुवंशिकता पर निर्भर है, या फिर विकास एक व्यापक शब्द है जिसमें विभिन्न चीज़ें शामिल हैं और यह परिवर्तनीय है। तो 13वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विकास एक व्यापक शब्द है जिसमें विभिन्न चीज़ें शामिल हैं और यह परिवर्तनीय है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 14। प्राथमिक समाजीकरण मुख्य रूप से कब घटित होती है? प्राथमिक समाजीकरण मुख्य रूप से कब घटित होती है? जब बच्चा कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रवेश करता है, जब बच्चा कार्यस्थल पर नौकरी शुरू करता है, या फिर जब एक बच्चा एक परिवार विशेष के सदस्यों के रूप में व्यक्तियों के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण व मूल्य सीखता है, या फिर केवल मीडिया के प्रभाव से? तो 14वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जब एक बच्चा परिवार परिवेश के सदस्यों के रूप में व्यक्तियों के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण व मूल्य सीखता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 15। स्कैफोल्डिंग या पाड़ एक ऐसी शिक्षा पद्धति है जिसमें शिक्षक क्या करता है? पाड़ एक ऐसी शिक्षण पद्धति है जिसमें शिक्षक क्या करता है? बच्चों को सीधे उत्तर लौटवाता है, बच्चों को कड़ा शारीरिक दंड देता है, बच्चे की हर गतिविधि को पूरी तरह से नियंत्रित करता है, या फिर धीरे धीरे प्रशिक्षक की सहायता से छात्र अपनी समझ और क्षमता को बढ़ाते हैं? तो 15वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, धीरे धीरे प्रशिक्षक की सहायता से छात्र अपनी समझ और क्षमता को बढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, आँखों का रंग या शारीरिक बनावट किसी व्यक्ति के जीवन में मुख्य रूप से किससे निर्धारित होती है?
एक व्यक्ति का आँखों का रंग या शारीरिक बनावट किसी व्यक्ति के जीवन में मुख्य रूप से किसके निर्धारित से होती है, किससे निर्धारित होती है? सामाजिक वातावरण से, विद्यालय की शिक्षा से, आर्थिक स्थिति से या फिर आनुवंशिक कारकों से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आनुवंशिक कारकों से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17। ले वाइगोत्स्की के अनुसार निजी भाषा बच्चे के विकास में क्या भूमिका निभाती है? ले वाइगोत्स्की के अनुसार निजी भाषा बच्चे के विकास में क्या भूमिका निभाती है? यह बच्चों को आत्मकेंद्रित बनाती है, यह बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है, यह बच्चे की सोच को पूरी तरह से सीमित करती है, या फिर यह बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण है और उसे समय के व्यवहार को विनियमित व नियंत्रित करने में सक्षम बनाती है? तो 17वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, यह बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण है और उसे समय के व्यवहार को विनियमित व नियंत्रित करने में सक्षम बनाती है। चलिए 18वें नंबर प्रश्न की ओर। लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो। लड़के रोते नहीं हैं। यह सामाजिक समाजशास्त्रीय कथन किसको दर्शाता है? लैंगिक समानता को, लैंगिक तरलता को, प्रगतिशील सोच को या फिर जेंडर स्टेरियोटाइप यानी लैंगिक रूढ़िवादिता को? तो 18वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैंगिक रूढ़िवादिता को। यह लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। चलिए 19वें नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19। स्मृति का वह प्रकार जो स्पष्ट यादों, जिन्हें घोषणात्मक यादें भी कहा जाता है, से संबंधित होता है, वह क्या कहलाता है? अकाल्पनिक स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति, संवेदी स्मृति या फिर अचेतन स्मृति? तो 19वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घकालिक स्मृति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20। बच्चों की विफलता के अंतर्गत उनकी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने में स्कूल की व्यवस्था की अक्षमता किसका प्रतिनिधित्व मानी जाती है, प्रतिबिंब मानी जाती है? केवल बच्चों की आनुवंशिकता का, स्कूली व्यवस्था की कमी या अक्षमता का, माता पिता की आर्थिक स्थिति का या फिर बच्चों की बुद्धि की कमी का? तो 20वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कूली व्यवस्था की कमी या अक्षमता का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न